नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो लेटर राइटिंग आती है या फिर जो अन्य खंड होते हैं उनको हमें कॉपी में किस तरह से लिखना चाहिए। कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए, कंटेंट के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी पर बात करेंगे, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी जो है, जो आपका एग्ज़ाम ARO का जो पेपर है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा यूपी पीसीएस का जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी का जो पेपर होता है उसके लिए भी उपयोगी होगी। तो ये मेरी कॉपी है जो मैंने लिखी थी प्रैक्टिस के दौरान, तो उसी कॉपी को मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस तरह से लिखा था। तो देखिए, ये जो है हापुड़ निज़ामपुर केंद्र, जो हापुड़ में राजकीय IAS पीसीएस कोचिंग केंद्र है, वहाँ पर मैंने ये कॉपी लिखी थी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं हम इस पर। देखिए, थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे कि समीक्षा अधिकारी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें क्या अंतर है, और जो पीसीएस की मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी पूछी जाती है उनके प्रश्नों में क्या अंतर है। लेकिन प्रस्तुतिकरण तो सबका सेम रहेगा, क्योंकि प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक बात हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि पेपर में हमें किस कलर के पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल हम ब्लू और ब्लैक पेन का प्रयोग करें, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा किसी अन्य कलर के पेन का प्रयोग नहीं करना है। ये वैसे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो है काफ़ी टाइम से ये पूछ रहे थे मुझसे कि सर कौन सा पेन यूज़ करें और कैसे पेन को यूज़ करना है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक पेन आता है पेंटोनिक पेन, तो आप पेंटोनिक का जेल वाला पेन यूज कर सकते हैं, उससे अच्छी जो है राइटिंग आपकी आएगी। पेपर वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो जेल पेन भी यूज करेंगे तो पेपर को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप जिससे भी अभी तक लिखते आए हैं और अच्छा लिखते हैं उससे, तो उसी से आप प्रैक्टिस करते रहें। तो हम देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नों को लेकर। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होता है ये पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए है। तो एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो कि अंडरलाइन की हुई होंगी, ठीक है। इस तरह से 4-5 लाइन ऐसी होंगी जो अंडरलाइन की जाएंगी। अब उस पूरे पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में समझना है कि वो पैराग्राफ जिसने भी लिखा है वो राइटर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर आपको लिखना है उसका भावार्थ। तो देखिए, भावार्थ जो है यहाँ पर 5 नंबर का पूछा जाता है। जब भावार्थ आप लिखेंगे तो भावार्थ लिखने से पहले देखिए उसका प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए। तो ये है प्रश्न 1, और प्रश्न 1 का है कौन सा खंड, ये वाला खंड का। तो आप जो है उसको ब्लैक पेन से लिखें कि प्रश्न 1 का, बीच में लिख दें का, उसका उत्तर, और उसको जो है इस तरह से बॉक्स में बंद कर दें, ठीक। फिर जो है आप हेडिंग डालें, उपर्युक्त गद्यांश का भावार्थ निम्नलिखित है। फिर आप भावार्थ लिखें और आप भावार्थ को भी बॉक्स में इस तरह से बंद कर दें, और यहाँ पर एक लगाएं एरो, और आप फिर उसके बाद में भावार्थ लिखना शुरू करें। भावार्थ जब हम लिखते हैं तो भावार्थ में जो भी भाव उसके निकल कर आ रहे हैं उसको हमें लिखना होता है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ, जितना भी ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका भावार्थ कितना होना चाहिए। तो भावार्थ जो है आपको 1/2 से 1/3 शब्दों में लिखना है। जितना ये पूरे शब्द इसमें दिए होंगे
शब्दों को गिनने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने हिसाब से जो है एक आइडिया लगाकर भावार्थ को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक पोर्शन होता है संक्षेपण वाला, वहाँ पर आपको शब्द गिनने की आवश्यकता होती है, उस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो भावार्थ आप इस तरह से लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे भावार्थ, उसको बॉक्स में बंद करेंगे, फिर आप जिस तरह से उसको लिखते हैं अपनी राइटिंग में उसको भावार्थ को लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है इन्होंने, जो ये ऊपर पैराग्राफ दिया है गद्यांश, इसी गद्यांश से संबंधित है। धर्म और इंद्र निग्रह का अंतर संबंध बताना है। तो जो भी आपने समझा है उसको उत्तर के रूप में लिख देंगे। लिखने का पैटर्न वही है कि प्रश्न एक खा उत्तर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। उपर्युक्त गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ठीक। तो सबसे पहला पोर्शन है ये वाला, आप इसको उठाएं। सबसे पहले लिखा हुआ है इंद्रियों से, इसके 2 शब्द उठाएं स्टार्टिंग के, और लास्ट के 2 शब्द उठाएं विरोधी है। जहाँ तक इसको अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको पूरा उठानी है लाइन। अब देखिए कैसे करना है। आपको लिखना है प्रश्न एक गा उत्तर, ठीक है। तो हमने जो है 2 शब्द यहाँ से इस तरह से लिख लिए और यहाँ से लिख लिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में बहुत जल्दी जल्दी यूं इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। वहाँ पर उसके बीच में जो है आपको पॉइंट, ये डॉटेड पॉइंट ही बनाएं इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट किया हुआ है, इसको इसी तरह से डॉटेड करना है। फिर इसके बाद में आपको लिखनी है व्याख्या। यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालें ससंदर्भ व्याख्या, और उसको बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस कॉपी में लिखा हुआ है, मैंने इससे भी अच्छा वहाँ पे लिखने का प्रयास किया था अपने समीक्षा अधिकारी के मेंस एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे भी व्याख्या पूछी जाती है। तो आप जो है व्याख्या लिखें। तो आप एक चीज़ देखें, 4 व्याख्या दी हुई हैं, 5-5 नंबर की व्याख्या आती है। तो 5 नंबर की एक व्याख्या है, तो आप ये प्रयास करें कि जो व्याख्या है आपकी 5-6 लाइनों से ज़्यादा ही हो, ठीक है। पहली चीज़, व्याख्या को समझाने के लिए आप किसी भी प्रकार के मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कहावत का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप ऐसी कोई भी, चाहे आपको इंग्लिश की भी कोई लाइन याद है अगर, और आपके लिए एकदम बिल्कुल वो प्रासंगिक है उस व्याख्या में, तो उसको भी आप लिख सकते हैं व्याख्या में। जब आप व्याख्या लिख देंगे, पूरी व्याख्या यहाँ पे हो गई, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे टिप्पणी। ये हो सकता है बहुत से लोगों को जानकारी ना हो या हो भी, तो आप टिप्पणी डालेंगे, और व्याख्या जिस पोर्शन से संबंधित है, जिस भी टॉपिक से संबंधित है, उस टॉपिक का आपको कुछ भी, किसी भी महापुरुष का कथन कोई याद हो या फिर कोई भी और इम्पोर्टेंट चीज़ याद हो, तो उसको आप एज ए टिप्पणी वहाँ पर लिख देंगे, ठीक। लिखने के बाद आप स्केल से एक नीचे यहाँ पर एक लाइन खींचें इस तरह से, फिर आप दूसरी व्याख्या उठाएं। दूसरी व्याख्या के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाना है, यही करना है, स्टार्टिंग के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड, फिर ससंदर्भ व्याख्या, और उसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है। अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ, तो कहीं पर आप लिख दें कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ। अब जो दूसरा है वहाँ पर एकदम से व्याख्या पंक्तियाँ ना लिखें, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, इस तरह से आप लिख दें, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो तीसरी वाली व्याख्या है, यहाँ पे हमने लिखा है प्रस्तुत पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं, तो तीनों में अलग अलग कुछ शब्द लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए टिप्पणी हमने नहीं लिखा है, तो टिप्पणी यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, जिससे कि ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और बाकी कॉपी से आपकी जो कॉपी अलग दिखाई देगी, जिससे कि मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको व्याख्या वाले पोर्शन में करनी है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब ये दूसरा प्रश्न आया है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में आपको इनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक कैसे लिखेंगे आप? शीर्षक लिखने से पहले आप ऊपर लिखित गद्यांश का शीर्षक निम्नलिखित है, यहाँ पर की लिख गया है, का शीर्षक निम्नलिखित है, इस तरह से आप लिखें और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बंद कर दें।
इस तरह से नीचे कोई लाइन ना खींचें, डबल इन्वर्टेड कॉमा ना करें, ये ध्यान रखना है आपको। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बंद कर दें। ये ध्यान रहे आपका कि 4-5 शब्द का हो आपका शीर्षक, इससे ज़्यादा बड़ा शीर्षक ना हो। और ये बिल्कुल ना करें कि एक शीर्षक लिख दिया उसके नीचे फिर जो है या करके एक शीर्षक और लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है, केवल एक ही शीर्षक लिखना है आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया शीर्षक। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है इसमें कि संक्षेपण और भावार्थ में क्या अंतर है। तो आपको जो है संक्षेपण और भावार्थ का अंतर बता देना है। तो संक्षेपण आपको कैसे लिखना है, देखिए संक्षेपण, पहले हम संक्षेपण पे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि संक्षेपण क्या होता है। तो देखिए जो संक्षेपण है, तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि संक्षेपण और भावार्थ में क्या अंतर है। तो देखिए आप प्रस्तुतिकरण देखें, आपको वही लिखना है, प्रश्न 2 खा उत्तर। एक तरफ आप लिखेंगे संक्षेपण, दूसरी तरफ आपने लिखा भावार्थ, और उसको इस तरह से सारणी बना के आपको जो है प्रस्तुत कर देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखें आप, जब भी आप कोई भी विशेषताएं किसी भी टॉपिक की बता रहे हो या फिर कुछ अन्य चीज़ें आप बता रहे हो, तो आप वहाँ पर नंबर डालने से बचें। किसी भी तरह का कोई एरो बना दें या कुछ और चिन्ह बना दें जिससे आप दिखाएं, लेकिन आप 1, 2, 3, 4 ये नंबर ना डालें तो ठीक रहेगा। अब देखिए संक्षेपण क्या होता है। संक्षेपण मूल गद्यांश जितना है उस गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या का 1/3 होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। भावार्थ जो होता है वो आधे से 1/3 तक होता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम संक्षेपण उस मूल गद्यांश का लिख रहे होते हैं तो संक्षेपण लिखते समय मूल गद्यांश में जो प्रस्तुत वाक्य होते हैं उनकी क्रमबद्धता बनी रहती है। जैसे कि ये एक लाइन लिखी है, इसके नीचे ये लाइन लिखी हुई है, तो इनको जो है क्रमबद्ध रूप से ही लिखना होगा अन्य शब्दों में, ठीक है। दूसरे शब्दों का इनकी जगह प्रयोग करना है आपको, मतलब इसको जो है संक्षेप में कर देना है, लेकिन क्रमबद्धता बनी रहे। जो बात पहले कही गई है वो पहले रहे, जो बात दोबारा दूसरी स्थान पर कही गई है वो दूसरे स्थान पर, और जो बात तीसरे स्थान पर कही गई है वो तीसरे स्थान पर। लेकिन भावार्थ में ऐसा नहीं होता है। भावार्थ में आप ऊपर से नीचे किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, संक्षेपण लिखते वक्त अगर उस गद्यांश में किसी मुहावरे का या फिर कहावतों का प्रयोग किया गया है तो उसको हम संक्षेपण लिखते वक्त हटा देंगे, ठीक है। और भावार्थ में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। भावार्थ जब हम लिखेंगे तब भी हम मुहावरों कहावतों को हटा देंगे, लेकिन जब हम व्याख्या कर रहे होते हैं तो व्याख्या में हम मुहावरों का और कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है व्याख्या क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उस लाइन का मतलब समझाना है, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है, संक्षेपण लिखने के बाद आपने उसमें जितने शब्द प्रयोग किए हैं उन शब्द को लास्ट में एक ब्रैकेट बना के लिख देना होता है। कैसे लिखेंगे वो हम बता देते हैं अभी। भावार्थ में शब्द संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है संक्षेपण मैंने आपको बताया किस तरह से लिखा जाता है। पीसीएस मुख्य परीक्षा में हर बार ये प्रश्न आता है और ये प्रश्न 20 नंबर का होता है। अब देखिए संक्षेपण कैसे लिखा होता है। हमने यहाँ पर ये जो है पूरा एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को पढ़ लिया। मान लेते हैं हम कि इस पैराग्राफ में 75 शब्द हैं, ठीक। 75 का 1/3 कितना हुआ, 25 हुआ, ठीक है। अब हम जो है शब्द लिखेंगे तो हम शब्दों को 23 से लेकर 27 तक लिख सकते हैं, ठीक है। +2 या फिर -2 हम इसमें कर सकते हैं, इतनी छूट रहती है। तो यहाँ पर हम शीर्षक संक्षेपण लिखेंगे, पहले इसी तरह से लिखना है, प्रश्न 2 गा उत्तर, और दिए गए अवतरण का संक्षेपण निम्नलिखित है। फिर हम संक्षेपण लिखेंगे, उसको बॉक्स में बंद करेंगे और एक लगाएंगे एरो, जिससे कि वो अच्छा दिखाई दे, हमारी कॉपी खूबसूरत दिखाई दे। फिर हमें जो है संक्षेपण लिखना है, ठीक है। तो संक्षेपण लिखने के बाद जब संक्षेपण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें नीचे दाईं ओर लिखना है शब्द संख्या, जो भी शब्द संख्या होगी वो शब्द संख्या हमें लिख देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन है अर्ध सरकारी पत्र, इसमें पूछा गया था, ठीक है। तो प्रश्न 3 का उत्तर, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
अर्ध सरकारी पत्र हेडिंग डालेंगे, उसे बॉक्स में बंद करेंगे और उसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा को हम लिख देंगे। अभी हम लेटर यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि हमें प्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लेटर वगैरह वहाँ पर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सरकारी पत्र क्या होता है और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। तो पत्र की हम जो है परिभाषा लिख देंगे। लिखने के बाद में जो उसकी विशेषताएँ हैं उसको ब्रैकेट में इसी तरह से लिखना है, बॉक्स में बंद करके हेडिंग डालेंगे और फिर हम उसको यूं एरो लगाकर बताएंगे। 1 2 3 नंबर नहीं डालें, नंबर डालने से बचें। तो उसकी जो भी विशेषता है वो हम बता देंगे। फिर उसके बाद में हम जो अर्ध सरकारी पत्र है उसका उदाहरण अगर पूछा हुआ है तो उदाहरण, प्रारूप पूछा हुआ है तो प्रारूप, जिस तरह से भी पूछा हुआ है तो वो बना लिख देंगे। ठीक है, तो ये अर्ध सरकारी पत्र का एक उदाहरण है, उसको हम जो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, ये कैसे कैसे क्या होता है इस पर हम डिटेल में चर्चा बाद में करेंगे। अर्ध सरकारी पत्र लिख दिया। पत्र की विशेषता एक ये होती है, इसको आप ध्यान रखें हमेशा, कि जब भी पत्र कोई लिख रहे हैं तो पत्र जो है पूरे एक पेज में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पत्र हमने यहाँ से शुरू किया तो आधा यहाँ लिख दिया और आधा आगे वाले पेज पे लिखा, तो ऐसा नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न इसमें अधिसूचना का प्रारूप पूछा गया था, लिखित प्रारूप, तो यहाँ पर अधिसूचना का ही प्रारूप बनाया गया है। ठीक है, तो यह प्रारूप हो गया। अब देखिए हम बात करेंगे आगे टॉपिक को कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें विलोम शब्द पूछे जाते हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा में, और आरओ के पेपर में प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, तो वो हमें कैसे लिखनी है। तो देखिए विलोम शब्द कैसे लिखेंगे, एक तरफ लिखें शब्द और एक तरफ लिखें विलोम। ठीक है, और उसको जो है एक सारणी में बना दें। तो जो भी पूछे गए हैं जैसे कि समीप, याचक, प्रौढ़, प्रवृत्ति, कल्पित, निष्क्रिय, इन सबको जो है हमें यहाँ पर लिखना है। शब्द जो पूछे गए हैं शब्द के नीचे, और उसके आगे जो हमने विलोम लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे उनके जो भी विलोम है। और उसको लिखने के बाद आप चाहें तो इस तरह से पूरी सारणी को एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉपी खूबसूरत लगेगी। और आप इस तरह से बीच में ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो और पता लग जाए कि हमें किस शब्द का क्या विलोम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने याचक का विलोम जो है काट दिया गया है। आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि याचक का विलोम क्या होता है, विलोम क्या होता है। ठीक है, अब आइए देखिए नीचे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट ये वही है, उपसर्ग व प्रत्यय पूछे जाते हैं पीसीएस मुख्य परीक्षा में, तो उसी तरह से हमने लिखने का प्रयास किया है। एक तरफ शब्द और फिर उसका प्रत्यय, और दूसरी तरफ शब्द और उसका उपसर्ग, और उसको जो है बॉक्स में बंद कर दिया है। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया है, तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, ठीक, तो आप जो है प्रश्न 1 करके प्रश्न 6 का 1 लिख के उसके आगे लिख दें उसका उत्तर, इंद्रिय ग्रहित, आकस्मिक, या फिर इस तरह से जो लिखे हुए हैं इस तरह से लिख दें। अगर उसमें एक साथ दिए हुए हैं सारे, तो आप क्या करें, अगर आपके पास में समय है तो पहले आप इसको लिखें और उसके आगे लिख दें आप ऊपर एक शब्द, और जो भी उसका एक शब्द है वो आगे आप उसके यहाँ पर लिख दें। जैसे कि इसका है इंद्रिय ग्रहित, तो इसको आप जो है यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया जो है आपको आगे वाले जो पोर्शन होंगे उसमें भी अपनानी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध वर्तनी यहाँ पूछी गई हैं, तो प्रश्न 7 का उत्तर शुद्ध वर्तनी जो हैं वो आप सारी लिख देंगे जो प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से शुद्ध वाक्य पूछे हुए हैं तो शुद्ध वाक्यों को भी आप नीचे लिख देंगे। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मुहावरे कैसे लिखने हैं आपको। इसको लिखने में जो है बहुत ज़्यादा समस्या होती है लोगों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मुहावरा पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले उस मुहावरे को हम यहाँ पर ब्लैक पेन से, इसको आप यहाँ ब्लैक पेन से ही लिखें, ब्लैक पेन से मुहावरा लिख दें। फिर हेडिंग डालें अर्थ ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से लिखें उसका जो भी अर्थ है। ठीक है, फिर आप जो है वाक्य प्रयोग कर दें। तो और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वाक्य प्रयोग में अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये वाला हमने लिखा है यहाँ पर कि हीरे की कद्र जौहरी जाने। ठीक है, तो इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहाँ पर अर्थ हेडिंग डालें ब्लैक पेन से, और ब्लू से लिखें किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ होना, या फिर मतलब उसका जो भी अर्थ है। फिर वाक्य प्रयोग आप लिख दें। वाक्य प्रयोग करते वक्त
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, उस वाक्य में वो मुहावरा जरूर आना चाहिए। ऐसा ना हो, बहुत से लोग मुहावरे में वाक्य प्रयोग करते वक्त उसका अर्थ लिख देते हैं, तो आपको अर्थ नहीं लिखना है, वो मुहावरा उसके अंदर आना चाहिए। और लिखने का तरीका यही होगा, जो मेन मुहावरा है उसको ब्लैक पेन से लिखें, अर्थ को ब्लैक पेन से लिखें, वाक्य प्रयोग ब्लैक पेन से लिखें, हेडिंग जो है। लेकिन यहाँ पर जो लिखेंगे आप उसको ब्लू से लिखें, ठीक है, उसको अलग पेन से लिखें ताकि वो दूर से ही दिखाई दे। इसी तरह से आपको सारे मुहावरे में करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी कॉपी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देगी और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो कंप्यूटर वाले पोर्शन के लिए भी आप ऐसे करेंगे आप, और जो अन्य चीज़ें हैं उनके लिए भी आप इसी तरह अपनाएं। तो आप बेसिक चीज़ समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें प्रेजेंट करना है, कि प्रश्न 3 खा का उत्तर या प्रश्न 3 गा का उत्तर किस तरह से आपको ब्रैकेट में बंद करना है, कहाँ पर आपको नंबर नहीं डालने हैं, कहाँ पर आपको जो है एरो बनाकर लिखना है। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मेंस के लिए कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे कि लेटर राइटिंग को, लेटर्स जो आते हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना होता है। प्रश्न जो पूछा जाता है, जैसे कि कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित पत्रिका या फिर सरकारी पत्र का प्रारूप बनाइए, ठीक है, या फिर आ जाता है कि लिखित प्रारूप बनाइए, या फिर आ जाएगा लिखित प्रारूप बनाएं, ठीक है। तो इनमें क्या अंतर है, अगर प्रारूप आए तब क्या हमें करना है, लिखित प्रारूप आए तब क्या करना है। कभी कभी आ जाता है साधारण प्रारूप बनाएं, तो कब क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों पर हम आगे वाली वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि हिंदी के लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा की है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य मटेरियल या फिर आप इस कॉपी को पाना चाहते हैं, तो ये कॉपी मैंने तैयारी विद रविकांत नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।